कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शिवम हैरानी से रिया को देखा, फिर उठते हुए बोला, तुम्हें लगा शिवम शर्मा जाएगा? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कहकर उसने चुन्नी से सिर पर रख कर खुद पर लपेट ली। फिर गाना गाते हुए डांस करने लगा, कजरा रे मेरे कारे कारे नैना। बाकी तीनों तालियां बजा रहे थे और उसके साथ गाना गा रहे थे। उसने नाचते हुए अंगद को भी खींच लिया तो वो भी नाचने लगा। कुछ देर मस्ती मारकर वो बैठ गए। रिया बोली, अब बारी है झनक की। झनक, अब तुम ए अक्षर से गाओ। झनक सोचने लगी, फिर उसने गाना शुरू किया, ऐ काश की हम होश में अब आने न पाए। वो सिर नीचे करके गा रही थी और अंगद उसे ही देखे जा रहा था। शिवम रिया को देख रहा था पर रिया अंगद को देख रही थी। झनक चुप हुई तो सबने तालियां बजा दी। रिया बोली, सच में आप बहुत अच्छा गाती हो, सब आपके गाने में खो गए थे। अब बारी है अंगद की, आपको भी ये से ही गाना है। अंगद गाने लगा, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। उसने झनक की तरफ देखते हुए गाया। वो रिया को दिखाने के लिए जानबूझकर झनक को देख रहा था। रिया बोली, क्या है अंगद, ये क्या अक्षर दिया है? अब इससे क्या गाना गाऊं? शिवम एकदम से बोल पड़ा, नहीं आता तो कह दो, मैंने पनिशमेंट सोच रखी है। रिया बोली, गाती हूँ, रुको तो सही। फिर वो कुछ सोच कर गाने लगी, थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। वो शराबियों की तरह एक्टिंग करने लगी। फिर वो लोग ऐसे ही बारी बारी खेलते रहे। अंगद को गाना नहीं आया तो उसे पनिशमेंट मिली। शिवम ने पनिशमेंट दी। वो बोला, ठीक है, तुम ऐसा करो कि इन दोनों में से किसी एक के साथ कपल डांस करो। अंगद ने कुछ देर सोचा, फिर झनक की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे डांस के लिए कहा। वो उठ नहीं रही थी तो उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से लग गई। फिर वो डांस करने लगा। रिया और शिवम तालियां बजाने लगे। ऐसे ही खेलते हुए उन्हें 11 बज गए। फिर वो तीनों चले गए। झनक उन्हें बाहर छोड़कर वापस अंदर आई तो अब घर को देखकर उसे पुराने दिन याद आ गए। वो पापा की लाडली थी, वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। उसे याद आया, एक बार वो जब 10 साल की थी तो रात को करीब 3 बजे उसकी आंख खुल गई। वो पापा के पास गई। वो थके होने के बावजूद उठ खड़े हुए और उससे पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे को, डर गया क्या? झनक बोली, नहीं, मुझे भूख लगी है। उसने कहा, उस समय नौकर सो रहे थे, पापा ने उन्हें जगाया नहीं और खुद ही उसके लिए मैगी बनाई। बेशक इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर जिसने कभी पानी का खाली गिलास भी ना उठा कर रखा हो वो इतना कर दे, यही बड़ी बात होती है। और ये बात आज झनक को समझ आई। वो खड़ी देख रही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये निम्मो थी। वो बोली, बिटिया इस तरह दुखी ना हो, बाबूजी आपको ऐसे देखकर दुखी होंगे। आप खुश रहोगे तो वो भी खुश होंगे। झनक ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाते हुए बोली, हाँ जी, अब मैं हमेशा खुश रहूँगी अपने पापा के लिए। फिर वो अपने कमरे में आकर लेट गई। लेट कर वो अंगद के बारे में सोचने लगी। अंगद कैसे उसे देखे जा रहा था, कैसे उसके लिए गाना गा रहा था। नहीं, शायद मेरा वहम हो, वो रिया को देख रहा होगा। चलो, मेरे लिए यही बहुत है कि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरी खुशी के लिए ये घर वापस दिलाया, सॉरी से बदला लिया, फिर इन लोगों को ढूंढ कर लाया। मेरे लिए तो यही बहुत है। अगले दिन सुबह अंगद तैयार होकर नाश्ता करने आया तो उसकी मम्मी बोली, आज शाम को जल्दी आ जाना, अनीता ने डिनर पर बुलाया है। अंगद ने सोचा कि मम्मी की कोई फ्रेंड होगी अनीता। वो बोला, आपकी फ्रेंड है, आप जाए आना, ड्राइवर से कह दूंगा, वो छोड़ आएगा। मम्मी बोली, पागल, अनीता मेरी फ्रेंड तो है ही, साथ में वो रिया की मम्मी भी है। उसने बुलाया है कि गेट टुगेदर हो जाएगा, कोई बहाना नहीं, तू चुपचाप आ जाना। अब अंगद क्या कहता। उसने ओके कहा और वो अपनी कंपनी की ओर चल दिया। वो ऑफिस में भी बैठा यही सब सोच रहा था कि वो क्या करे। जाना तो उसे पड़ेगा, उन्होंने वहाँ क्यों बुलाया है। शिवम अंदर आया। उसने उसे सोच में डूबे देखा तो पूछा, अगर झनक के सपने देख रहे हो तो उससे कहना कि सीआर ड्रीम्स का क्या करना है। अंगद ने उसको फाइल उठाकर मारी और बोला, नॉक करना कब सीखोगे? शिवम बोला, क्या हुआ, इतना गुस्सा किस बात पे है, मैंने क्या कहा?
अंगद बोला, मम्मी कह रही थी कि रिया की मम्मी ने डिनर पर बुलाया है, कहती हैं गेट टुगेदर हो जाएगा, समझ नहीं आता कैसे रोकूं, अगर गया तो वहाँ फिर कोई पंगा हो जाएगा। शिवम बोला, ये क्या नई मुसीबत आ गई। फिर कुछ सोचकर बोला, ऐसा कर उनसे कह देते हैं इमरजेंसी मीटिंग है, मैं मीटिंग फिक्स करा देता हूँ। अंगद बोला, हाँ यही ठीक रहेगा, तू अशोक बिल्डर्स से बात कर, वो कई दिन से मिलने को कह रहे थे, उनसे मीटिंग रख लो, आज रात 8 बजे की रख लो। शिवम बोला, हाँ गुड आइडिया, यही ठीक रहेगा, मैं अभी उनसे बात करता हूँ, कहकर शिवम ने अशोक को फ़ोन करने लगा। अंगद बोला, अभी रुक जा, दिन में करना, अभी करेगा तो वो बार बार फ़ोन करके पूछता रहेगा, सर सच में आप मान गए। दोनों हंस दिए। झनक रिया के साथ अपनी कंपनी में काम कर रही थी। रिया को भी उसकी मम्मी ने बताया था कि जल्दी आ जाना। वो बोली, झनक आज घर में कुछ काम है, मुझे जल्दी जाना है। झनक बोली, ठीक है चले जाना। उसने कुछ नहीं पूछा। जब भी रिया अपने घर की बात करती थी वो ऐसे ही रिएक्ट करती थी। रिया को पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया था कि झनक अंगद को पसंद करती है, इसलिए उसने भी ये बात छुपाई कि आज दोनों की फैमिलीज मिलने वाली है। वो झनक का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। झनक को फिर भी ऐसा लग रहा था कि अंगद ने उसके घर जाना होगा। फिर दोपहर को रिया के जाने के बाद झनक को बेचैनी सी हो गई। वो बस रिया के घर क्या हो रहा होगा वही सोचे जा रही थी। सोचते सोचते शाम हो गई। इतना सोचने पर उसे एक आइडिया आया। उसने शिवम को फ़ोन किया। हेलो शिवम, मैं एक फ़ाइल देख रही थी, मुझे ये डील कुछ समझ नहीं आ रही, तुम फ्री हो तो आ सकते हो क्या? एक्चुअली आज रिया भी नहीं है, उसे घर पर काम था, नहीं तो उसी को भेज देती। उसने अंगद की तरफ देखा। शिवम बोला, मैं भी आज बिज़ी हूँ, अंगद से पूछता हूँ। वो फिर बोला, मैंने अंगद से बात की, वो आ जाएगा। झनक को खुशी हुई कि अंगद रिया के घर नहीं जा रहा है। शाम 6 बजे अंगद झनक के पास पहुंच गया। झनक ने फाइल्स पहले ही निकाल कर रख ली थी। उसके आते ही उसने फाइल्स उसके आगे रख दी। अंगद बोला, क्या यही देखने के लिए बुलाया है? झनक बोली, हाँ जी, वैसे एक दो और भी हैं, पर पहले इन्हें ही देख लेते हैं, अगर टाइम हुआ तो उन्हें भी देख लेंगे। अंगद बोला, निकाल लेना, मेरे पास टाइम ही टाइम है। उन्होंने अभी अशोक को फ़ोन नहीं किया था, सो उन्होंने झनक के नाम पर ही मीटिंग नोट कर ली। अंगद झनक को डील समझाने लग गया। वो दोनों आराम से बैठे फाइल्स देखते रहे। उन्हें काम करते करते 9 बज गए। अंगद की मम्मी का फ़ोन आए जा रहा था, लेकिन अंगद ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। वो जाना नहीं चाहता था। रिया के घर अंगद की मम्मी आ गई थी। सबने उनका स्वागत किया। अनीता बोली, अरे हेमा, अंगद नहीं आया? हेमा बोली, उसकी ज़रूरी मीटिंग थी, सो वो नहीं आया, कह रहा था कि फ्री होते ही आ जाएगा। सब उनसे बातों में लग गए। रिया को आंटी से बहुत प्यार था, तो वो उनके साथ साथ ही थी। 2 घंटे बीत गए पर अंगद नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर रिया को झनक की चिंता हो रही थी कि वो अकेले कैसे काम कर रही होगी। उसने अपने ऑफिस में झनक की सेक्रेटरी को फ़ोन किया। नीति, तुम देखकर बताओगी कि झनक मैडम क्या कर रही हैं, अकेली घबरा तो नहीं रही हैं? नीति बोली, मैडम घबराएंगी कैसे, उनके पास अंगद सर जो हैं, घबराने का चांस ही नहीं। सुनकर एक बार तो रिया सुन्न हो गई। फिर वो बोली, फिर ठीक है, अच्छा सुनो, किसी को बताना मत, मतलब झनक मैडम को बताना मत कि मैंने फ़ोन किया था। वो तो मुझे टेंशन हो रही थी इसलिए किया था, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और सोच में पड़ गई। रिया सोचने लगी कि अंगद ने अपनी मम्मी को तो कहा था कि कोई इमरजेंसी मीटिंग आ गई और बैठा है झनक के पास। इसका साफ मतलब है कि वहाँ आने से ज़्यादा झनक के पास जाना ज़रूरी समझता है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो मुझसे ज़्यादा झनक को पसंद करता है, या वो सिर्फ झनक को ही चाहता है। रिया वापस अपनी और अंगद की मम्मी के पास आ गई। वो लोग बैठे इन दोनों की शादी की बात कर रहे थे। उसके पापा बोले, बहन जी, क्यों ना हम इनकी सगाई कर दें, मुझसे किए वादे को असली कर दें। हेमा बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही चाहती हूँ। मेरा तो दिल करता है मैं जल्द से जल्द रिया को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊँ। रिया उसी वक्त वहाँ आई। उनकी बातें सुनकर बोली, पापा, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि आपसे ये बात कहूँ। मैं अंगद को पसंद करती हूँ, इसलिए शादी के लिए मान गई थी, पर अब लगता है कि मैं उसे एक दोस्त, एक भाई की तरह पसंद करती हूँ, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकती। सॉरी आंटी, पर मैं नहीं कर सकती।
अनीता बोली, ये क्या बात है रिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। उसके पापा बोले, मैंने अंगद के पापा से प्रॉमिस किया था, मैं उसे तोड़ कैसे सकता हूँ। रिया बोली, ये मुझे नहीं पता, उस वक्त मैं सिर्फ 16 साल की थी, मुझे इन सब बातों का पता ही नहीं था, अब अक्ल आई है। अनीता बोली, और भेजो इसे विदेश, मैंने पहले ही कहा था मत भेजो, यहाँ भी तो पढ़ सकती थी, पर नहीं, इसे तो इंग्लैंड जाना था। पापा बोले, मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि शायद अंगद के कारण वहाँ जा रही हो। हेमा बोली, देखिए आप इसे ऐसा मत कहिए, मर्जी तो इनकी ही चलनी है, बाद में लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि पहले ही बात साफ बता दी जाए। थैंक यू बेटा, तुमने सब सच कह दिया, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बहू नहीं बनी तो क्या हुआ, बेटी तो ये फिर भी मेरी ही रहेगी, है ना रिया। उसने रिया को गले लगाकर कहा। फिर सबने डिनर किया, सब अपने अपने ख्यालों में गुम चुपचाप खाना खा रहे थे। रिया खुश थी, अब झनक और अंगद की शादी आराम से हो जाएगी। मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, उसने मन में सोचा। हेमा जाने लगी तो रिया के मम्मी पापा ने फिर से अफसोस जताया। उसके पापा बोले, बहन जी हम इसे समझाएंगे, देखिए आप नाराज ना होना। उनके घर आने से कुछ देर बाद ही अंगद भी आ गया। वो लिविंग रूम में ही उसका वेट कर रही थी। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उन्होंने आवाज़ दी, आ गए बेटा, यहाँ आओ, हो गई मीटिंग। अंगद ने अपना कोट साइड पर रखा और अपनी टाई ढीली करता हुआ बोला, हाँ जी हो गई मम्मी जी। वो उनके पास बैठ गया, फिर बोला, आपने मेरी तरफ से सॉरी बोल दिया था, कुछ कह रहे थे वो। हेमा बोली, नहीं, उन्होंने कुछ कहना क्या था, वो जानते हैं कि बिजनेस में ऐसा ही होता है। फिर कुछ देर रुककर उन्होंने पूछा, तू रिया से शादी नहीं करना चाहता। अंगद चौंक कर बोला, आपसे किसने कहा। हेमा बोली, कहने की क्या ज़रूरत है, मैंने महसूस किया है। अंगद बोला, नहीं मम्मी, मैंने पापा से प्रॉमिस किया है तो मैं उससे शादी करूँगा। हेमा बोली, अगर पापा ने वादा ना किया होता तो क्या तू उससे शादी करता। अंगद बोला, नहीं। उसने सोफे पर पीछे को घिसक कर लेटते हुए कहा। हेमा बोली, रिया ने जवाब दे दिया है, वो कहती है कि वो तुझे दोस्त या भाई समझती है, इसलिए पति नहीं बना सकती। अंगद खुश और हैरान एक साथ हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उठकर बैठ गया, फिर बोला, आप क्या कह रही हैं। हेमा बोली, रिया ने आज सबके सामने ये बात कही है। उसका कहना है कि जब तेरे पापा और अंकल ने आपस में वादा किया था तब वो छोटी थी, सिर्फ 16 साल की थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं थी, पर अब समझ है, सो वो तुमसे शादी नहीं करेगी। अंगद बोला, ये कैसे हो गया, रिया ऐसे कैसे कर सकती है, मैं उससे बात करूँगा। हेमा बोली, नहीं, अभी कोई बात मत करना, उसका दिल नहीं है तो हम जबरदस्ती थोड़े कर सकते हैं, फिर तुम में क्या कमी है, एक छोड़ो लाख मिल जाएंगे। अंगद बोला, मम्मी रात बहुत हो गई है, चलो आराम कर लो। वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले गया और बोला, जो हुआ उसे भूल जाइए, अब आराम से सो जाइए, जो होगा देखा जाएगा। वो उन्हें कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद करते ही उसने शिवम को फ़ोन किया। शिवम भी घर पहुंच गया था। अंगद का फ़ोन देखकर वो बोला, हेलो, क्या हुआ। अंगद बोला, एक खबर बतानी है, मम्मी बता रही थी कि रिया ने शादी से जवाब दे दिया। उसने कहा है कि वो मुझे अपना दोस्त और भाई के तौर पर मानती है, इसलिए मुझसे शादी नहीं करेगी, उसने सारी बात बता दी। शिवम बोला, क्या तुम सच कह रहे हो, रिया ने खुद ही मना कर दिया, कहीं उसे तुम्हारे इशारों का तो पता नहीं चल गया। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अंगद बोला, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बेशक हम यही चाहते थे, पर पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। शिवम बोला, वो कहते हैं ना, इश्क और जंग में सब जायज़ है, फिर ऐसा भी नहीं था कि रिया तुमसे प्यार करती हो। मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम अंगद से प्यार करती हो, तो वो कहती है कि मुझे प्यार वार का कुछ पता नहीं है। वो तो उसके पापा ने उसे कह दिया कि सगाई हो गई तो बस उसने मान लिया। वैसे उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है, तुम दिल पर बोझ मत रखो। वैसे तुम उसकी जगह मेरे बारे में सोचो, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अंगद बोला, प्रॉमिस कर कि तू उसे हमेशा खुश रखेगा, अगर ज़रा भी तकलीफ दी तो तू जानता ही है कि मैं क्या करूँगा, उसने धमकाते हुए कहा। शिवम बोला, ये भी तो हो सकता है कि उसे मुझसे प्यार हो गया हो, इसलिए तुमसे शादी करने से जवाब दिया हो। वो खुश होकर बोला। अंगद ने शेर सुनाया, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश करने को ख्याल अच्छा है, कहकर हंस दिया। शिवम बोला, इसका क्या मतलब है।
अंगद बोला, यही कि तुम भी हकीकत जानते हो, फिर भी ये कहकर अपने दिल को खुश कर लो। अच्छा सो जा, आप सुबह मिलते हैं, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन झनक अपने काम कर रही थी तो रिया एक फाइल लेकर आई और उसके आगे रखते हुए बोली, झनक इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, इन्हें देख लो ज़रा। झनक ने उससे फाइल ली और देखने लगी। उसे भी उसमें गड़बड़ दिखी। सौरी ने ही सब गड़बड़ किया था। वो बोली, रिया शिवम को बुलाकर समझ लो, ये सब मेरी समझ से परे है। रिया बोली, ठीक है, मैं फ़ोन कर लेती हूँ। वो खुद भी उससे बात करना चाहती थी। उसने शिवम को फ़ोन किया। रिया बोली, हेलो शिवम, फ्री हो? शिवम बोला, अरे फ्री होने की क्या बात है, मैं आता हूँ। शिवम कुछ देर बाद आ भी गया। रिया बोली, अरे आप तो आ गए, आइए बैठिए। रिया ने उसे बिठाया, फिर उसे फाइल दिखाई। शिवम ने दोनों को सब समझाया। उसने उन्हें बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया। फिर झनक को दीवान एक मीटिंग के लिए ले गए। अब रिया और शिवम अकेले थे। रिया बोली, मुझे आपको एक बात बतानी है। शिवम बोला, हाँ बोलो, क्या कहना है? रिया बोली, आपको पता ही है कल मेरी मम्मी ने अंगद और उसकी मम्मी को डिनर पर बुलाया था। शिवम बोला, हाँ अंगद को फ़ोन आया था, उसने मीटिंग में जाना था इसलिए जा नहीं पाया। रिया बोली, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे भी ऐसी दोस्ती दे दो। शिवम ने फाइल से मुंह ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखकर पूछा, ये कॉम्प्लीमेंट जैसा लग नहीं रहा, मेरा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे ताना मारा हो। रिया बोली, नहीं ताना नहीं, सच कह रही हूँ, आप अच्छे दोस्त हो, आपने मीटिंग की बात बहुत अच्छे से संभाली, जबकि वो तो कल यहाँ झनक मैडम के साथ थे। शिवम हैरान रह गया और उसने पूछा, तुमने जासूसी की? रिया हंसकर बोली, नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है, वो तो मुझे झनक मैडम की चिंता हो रही थी तो मैंने नीति को फ़ोन किया और कहा कि झनक के पास जाए आना। तब उसने बताया कि मैडम के साथ अंगद सर बैठे हैं। शिवम भी देखता रह गया, वो बस सिर हिला दिया। रिया बोली, मुझे याद है मैंने पूछा था कि आपका झनक मैडम के साथ कुछ है तो आपने उसी वक्त कहा था ऐसा कुछ नहीं है। क्या अब अगर कुछ पूछूं तो आप मुझे सच बताएंगे? शिवम बोला, हाँ पूछो तो सही। उसे भी कुछ कुछ एहसास हो गया था कि ये क्या पूछेगी। रिया बोली, क्या अंगद झनक को चाहता है? शिवम को पता तो था कि ये ऐसा ही कुछ पूछेगी, पर सीधा ही पूछ लेगी ऐसा इसने नहीं सोचा था। वो पजल होकर इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, रिया ये उन दोनों की बात है, मैं नहीं कह सकता, उन्होंने बताना होगा तो खुद बता देंगे। हाँ मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो एकदम से बोल पड़ा। वो खुद भी हैरान रह गया। रिया की तो शक्ल देखने वाली थी, ना वो हंस पाई ना रो पाई। शिवम बोला, देखो इतनी बुरी बात तो नहीं थी जो तुमने ऐसी शक्ल बना ली, मैंने यही कहा है कि आई लव यू। रिया ने खुद को संभाला, फिर बोली, मैं कोई और ही बात करने वाली थी और आपने ये क्या कह दिया? शिवम बोला, तो तुम अब बता दो क्या बताने वाली थी? रिया बोली, कल मम्मी पापा आंटी के साथ मेरी और अंगद की शादी की बात कर रहे थे तो मैंने कह दिया था कि मैं अंगद को एक भाई या दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और मैंने सगाई तोड़ दी क्योंकि मैंने अंगद को झनक के साथ देखा है, दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। शिवम बोला, अब जब तुमने इतना बताया ही है तो मैं भी बता दूं कि अंगद झनक को पसंद करता है। वैसे उसने झनक को तो कह दिया था कि वो अपने पापा की प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता, पर मेरे कारण वो प्रॉमिस तोड़ने को भी तैयार हो गया था। पर अब अच्छा है, उसे कुछ करना नहीं पड़ा। तुमने उनकी खुशी के लिए रिश्ता तोड़ा, देखना तुम बहुत खुश रहोगी। तभी झनक अंदर आ गई। उसने पूछा, हो गया? शिवम बोला, हाँ ओके झनक, मैं चलता हूँ, अंगद वेट कर रहा होगा। फिर वो रिया की तरफ मुड़ा और बोला, रिया ज़रा ध्यान से, मुझे फ़ोन कर देना, ओके बाय, कहकर वो चला गया। झनक बोली, कुछ हुआ है क्या? मैं गलत टाइम पर तो नहीं आई? रिया बोली, नहीं, वो काम के बारे में ही कह रहे थे, मुझे समझ आ गया है, फाइल ठीक हो गई है, आप साइन कर दो। वो भी झनक को अभी कुछ नहीं बताना चाहती थी। झनक ने फाइल में साइन किए, फिर अपने काम में लग गई। रिया बैठी शिवम के बारे में सोचती रही। उसने सोचा कि शिवम अच्छा है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है, पर एक तरफ से ठीक भी है। मैं घर वालों से कह दूंगी कि मैं शिवम से प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे अंगद से शादी नहीं करनी है। हाँ ये ठीक है, पर मैं शिवम को क्या कहूँ, मुझे उससे प्यार तो है नहीं। शिवम वापस आते हुए रिया के बारे में सोच रहा था। उसने उसे अपने दिल की बात बता तो दी, पर पता नहीं क्यों वो कुछ नहीं बोली।
जाने उसका जवाब क्या होगा। अगर उसने ना कर दी तो? चलो ना भी कर दी तो क्या, अब वो अंगद से शादी तो कर ही नहीं रही। कहीं कोई और तो नहीं उसकी ज़िंदगी में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो खुद ही सवाल करता और खुद ही जवाब देता। अगर अंगद उसके पास होता तो वो उसे कहता, तू तो गया काम से, चल तुझे पागल खाने छोड़ आता हूँ। ये सोचकर उसने खुद को संभाला और कंपनी की तरफ चल दिया। झनक रिकॉर्ड चेक कर रही थी। उसने देखा कि उनका पैसा कई जगह फंसा पड़ा है। लोग सामान तो ले लेते हैं पर पैसा देने का नाम नहीं लेते। उसने उसी वक्त मीटिंग बुलाने की सोची। उसने रिया और अपनी सेक्रेटरी नीति को फ़ोन करके बुलाया। सेक्रेटरी को हमेशा रिया ही फ़ोन करके बुलाती थी। झनक ने फ़ोन किया तो वो हैरान रह गई। वो उसी वक्त भागी आई। नीति बोली, जी मैडम आपने बुलाया? तभी रिया भी आ गई। झनक बोली, ऐसा करो इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ इसी वक्त, सभी डायरेक्टरों से मीटिंग में आने को कहो। सुनकर नीति उसी वक्त चली गई और उसने सबको फ़ोन करके मीटिंग अटेंड करने को कहा। झनक ने रिया को फाइल दिखाते हुए बोली, ये देखो ये कितने कस्टमर्स ने सामान लिया पर पैसा नहीं दिया। उन्हें लगता होगा कि सॉरी चला गया है तो अब उनका पैसा बच गया। मैंने मीटिंग बुलाई है कि वो सब अपने अपने कस्टमर से पैसे निकलवाएं। रिया बोली, बहुत बढ़िया सोचा आपने, ऐसे अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन में भी सुधार आएगा। अब बिजनेस समझने लगी हैं आप? झनक बोली, मुझे कहाँ आता था, वो तो अंगद जी और शिवम ने सिखाया है तो समझ आया है। अब जब बिजनेस संभालना है तो शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। उसने पापा की फ़ोटो को देखते हुए कहा। रिया ने उसकी नम आंखें देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम दिल छोटा मत करो, सब हो जाएगा। झनक ने अपनी आंखें पोंछ ली। फिर वो मीटिंग रूम में आ गई। कुछ देर में सभी मीटिंग रूम में आ गए। सब आपस में बातें करके आकर बैठ गए। उन्होंने उन दोनों को बिल्कुल ही इग्नोर किया और बैठने के बाद भी आपस में बात करते रहे। झनक ने नीति की तरफ देखा और पूछा, दीवान अंकल नहीं आए? वो ऐसा माहौल देखकर घबरा गई थी। नीति बोली, वो आज आए नहीं हैं। झनक सबसे बोली, आज मैंने मीटिंग इसलिए बुलाई है कि हम अपने पुराने कस्टमरों से अपने पैसे कैसे निकलवाएं। आप अपना अपना सुझाव दे सकते हो। वो बोल ही रही थी और वो लोग अपनी बातों में मस्त थे, जैसे उन्हें झनक से कुछ लेना देना ही ना हो। रिया बोली, आप लोग इधर ध्यान दीजिए प्लीज़, पर सब अपनी ही बातों में लगे रहे। झनक को अंगद की बात याद आई। अगर कभी वर्कर तंग करें तो उन्हें प्यार से समझाओ। अगर प्यार से बात ना बने तो जो उनका लीडर हो या जो सबसे खतरनाक लगता हो उसे पकड़कर झाड़ दो, सब सुधर जाएंगे। ये याद आते ही वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और टेबल को जोर से थपथपाकर बोली, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। सभी चुप होकर उसकी तरफ देखने लगे। झनक बोली, आप लोग हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, क्या आप खाक संभालेंगे स्टाफ को? जिन्हें खुद अनुशासन में रहना ना आता हो वो किसी को क्या लीड करेंगे? उनमें से एक बैठा बैठा बोला, हम यहाँ तेरा भाषण सुनने नहीं आए, जो कहना है पेपर पर लिख कर भेज देना। और सुन, आज इस आवाज़ में बात कर ली, आज के बाद कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना, खासकर मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। मेरा नाम तो पता है, राकेश। कहकर वो कुर्सी पीछे करके टेबल पर पैर रख कर बैठ कर वो झनक की तरफ देखकर हंसने लगा। उसके साथ वाले भी हंसने लगे। झनक को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से बोली, मिस्टर राकेश, इसी वक्त मेरी कंपनी से बाहर जाइए, हमें आप जैसों की ज़रूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। राकेश हैरान हो गया। उसे लगा कि उसने झनक को डरा दिया था। वो झनक का मुंह देखता रह गया। बाकी सब भी अपनी अपनी कुर्सी सेट करते हुए ठीक होकर बैठ गए। झनक बोली, सुना नहीं तुमने? मेरी कंपनी से बाहर जाओ, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। मिस्टर राकेश को इनके सामान समेत कंपनी से बाहर फेंक दो। सिक्योरिटी गार्ड अंदर आ गए। राकेश बोला, आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरे साथ बहुत लोग हैं, किस किस को निकालेंगी आप? वो अपना डर छुपाकर हंसते हुए बोला। झनक बोली, ओके, तुम उन्हें भी अपने साथ ले जा सकते हो। फिर वहाँ बैठे बाकियों से बोली, अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो जाइए, दरवाज़ा उस तरफ है। उसकी बात सुनकर कोई नहीं हिला। सब ऐसे बैठ गए थे मानो सांप सूंघ गया हो। राकेश उन सब की तरफ देखकर बोला, क्या तुम लोग नहीं आओगे? पहले तो बहुत आगे पीछे घूमते थे मेरे, और अब ऐसे मुंह फेर रहे हो। रमन, तुम्हें तो मैंने ही यहाँ लगवाया था, कम से कम तुम तो मेरा साथ दो, पर कोई खड़ा नहीं हुआ।
जनक बोली, मिल गया जवाब, अब यहाँ से जाओ, हमने और भी बहुत सारे काम करने हैं। कहकर उसने गार्ड्स को इशारा किया। वो उसे घसीटते हुए बाहर तक ले गए। जनक ने बाकियों की तरफ देखा और बोली, आप सब कान खोलकर सुन लो, मैं आपको काम करने की सैलरी देती हूँ, बातें मारने की नहीं। यहाँ वही रुके जिसे काम करना है, जिसे बातें करनी है वो बाहर जा सकता है। उसकी बात सुनकर सब सिर झुकाकर बैठ गए। तब एक बोला, मैडम हम सुन रहे हैं, आप बताइए। तब जनक में और आत्मविश्वास भर गया। उसने बोलना शुरू किया, ये कुछ डील्स की फाइल्स हैं, मुझे ये बताओ कि आप में से ये किसने करवाई थी। बारी बारी सब फाइल को लेकर देखने लगे। फिर एक बोला, मैडम ये 2 डील मैंने करवाई थी और ये शायद राकेश ने, वो सौरी सर के काफ़ी क्लोज था, सर ज़्यादा काम उसी से करवाते थे। जनक बोली, ओके उसे छोड़ो, तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें इन लोगों के पास भेजूँ तो क्या तुम उनसे अपने पैसे निकलवा सकते हो। रमन बोला, जी मैडम मैं कर सकता हूँ, मैं इन सब के पास जाकर बात करूँगा। जनक बोली, आप लीगल एडवाइज़र हैं, उसने एक से पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यस मैडम। जनक बोली, आप इन कंपनियों को लीगल नोटिस भेजिए कि अगर वो इस महीने में अपना पैसा वापस नहीं करते तो हम कार्रवाई करेंगे। उसने ओके कह दिया। जनक बोली, ये काम आज ही शुरू करो, मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। ओके कहकर सब खड़े होकर जाने लगे तो जनक बोली, 1 मिनट आप सब बैठिए, मुझे कुछ बात करनी है। सब वापस अपनी सीट पर बैठ गए। जनक बोली, देखिए ये कंपनी मेरे पापा की थी, सॉरी मेरे पति थे, पर मैं उनकी कहानी सुनाने नहीं आई। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब मैं आप सबकी बॉस हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी रिस्पेक्ट करें, जब मुझे देखे तो विश करें। इसी तरह जब नेक्स्ट टाइम मीटिंग में आओ तो इन बातों का ध्यान रखना। अब आप लोग जा सकते हैं। उसकी बात से सब बहुत शर्मिंदा हुए और सिर झुकाए वापस चले गए। सबके जाते ही रिया खुशी से उछलती हुई जनक की बाहें पकड़कर बोली, वाह जनक, आपने तो कमाल कर दिया। उन लोगों के बर्ताव से तो मैं डर ही गई थी, पर तूने जो एंग्री वुमन का रूप दिखाया ना, सच में मज़ा आ गया। नीति भी बोली, यस मैडम, आपने सच में कमाल कर दिया। जनक झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम लोग यूं ही बातें करती रहोगी, कोई काम भी करोगी, दोनों जल्दी से चल दें। शिवम बोला, अंगद आज मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने रिया को प्रपोज कर दिया। अंगद बोला, क्या, कब, तूने इतनी जल्दी क्यों किया। शिवम बोला, वो कल की बात कर रही थी, उसने बताया कि उसने जनक की फिक्र थी, इसलिए उसने नीति को फ़ोन करके जनक के साथ रहने को कहा। तब नीति ने उसको बताया कि जनक के पास तुम आए हुए हो। इस बात से उसने गेस कर लिया कि तुम जनक से प्यार करते हो। पहले तो तुमने झूठ बोला कि मीटिंग में हूँ और फिर तुम जनक के पास थे। उसने पूछा कि क्या तुम जनक से प्यार करते हो। अब मैं तुम दोनों का सीक्रेट कैसे बता देता, तो मैं कह दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हें प्यार करता हूँ, मैंने कहना नहीं था, पता नहीं कैसे फ्लो में निकल गया। अंगद बोला, मतलब तूने कह दिया, फिर उसने क्या कहा। शिवम बोला, यही तो रोना है। वो कुछ कहती उससे पहले ही जनक आ गई, हम चुप हो गए और वापस आ गए। अंगद बोला, ओह नो, फिर अब क्या सोचा है। शिवम बोला, कुछ पता नहीं। अंगद बोला, मैं रिया को फ़ोन करता हूँ, देखूँ मुझे कुछ बताती है या नहीं। उसने रिया को फ़ोन किया। रिया जनक के पास बैठी काम कर रही थी, फ़ोन उसके पास ही पड़ा था। तभी अंगद का फ़ोन आया। रिया ने नंबर देखा, जनक ने भी देख लिया था, पर उसने देखकर मुंह फेर लिया और फाइल देखने लगी। रिया ने साइड में जाकर फ़ोन उठाया और बोली, हेलो अंगद जी, क्या हाल है। अंगद बोला, ठीक है, मुझे तुमसे बात करनी थी, मिल सकती हो। रिया कुछ सोचकर बोली, ओके शाम को मिलते हैं, जगह आप बता दीजिए। अंगद ने उसे जगह और टाइम बताकर फ़ोन बंद कर दिया। रिया ऐसे ही काम करती रही। फिर शाम को छुट्टी के बाद सीधे रेस्टोरेंट पहुंच गई। अंगद पहले ही आ गया था, रिया उसके साथ आकर बैठ गई। अंगद बोला, मुझे लगता है कि बात घुमाने का कोई फ़ायदा नहीं, सीधा सीधा पूछता हूँ, तुमने सगाई क्यों तोड़ी। रिया बोली, क्योंकि मैं आप में एक दोस्त एक भाई देखती हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप जानते ही हैं कि मैं बचपन से आपके पीछे पड़ी रहती थी, पर अब मुझे समझ आया कि वो इस तरह का प्यार नहीं था, वो एक भाई के लिए प्यार था। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सब समझने लगी हूँ। मैंने वही कहा जो सच था। अंगद बोला, थैंक यू, दिल से एक बोझ उतर गया। मुझे लगा कि शायद मेरी किसी बात की वजह से तुमने ऐसा किया।
मैं नहीं जानता था कि तुम क्या सोचती हो, पर मैं भी एक सच बताना चाहता हूँ। मैं झनक को पसंद करता हूँ, जब से मिला हूँ शायद तब से, पर उसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। पहले तुम्हारे कारण चुप रहा, अब मौका देखकर उसे कह दूंगा। रिया ने खुशी जताते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, झनक है ही इस लायक। मुझे भी उससे प्यार है। आज पता है क्या हुआ? आज उसने मीटिंग बुला ली, सारे डायरेक्टर आए थे, पर उन्होंने झनक को इग्नोर किया और अपनी बातें करते रहे। झनक को जाने क्या हुआ, उसने तो गुस्से में सबकी क्लास ही लगा दी। जो ज़्यादा बन रहा था उसे उसने कंपनी से निकाल दिया। फिर बाकी के सब भी सीधे हो गए, उसने हंसते हुए बताया। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।